हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज क्वेश्चंस को। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स को पहले ले रही हूँ। फिलॉसफी के सभी मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं अब फोकस कर रही हूँ रिसर्च के क्वेश्चंस पे, क्योंकि रिसर्च का जो पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। सो हम 50 क्वेश्चन रिसर्च के डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं और करा दूंगी, लेकिन अभी जो मैं फोकस कर रही हूँ 19, 18, 17, 16 के जो रिसेंट ईयर्स के पेपर्स हैं उन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसर्च के पोर्शन को। अगर आप चैनल पे न्यू हुए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपने सजेशन को भी दें, जिससे हम नेक्स्ट जो प्लान कर रहे हैं पेपर 1 के लिए उसमें उन सभी चीजों को इम्प्रूव किया जा सकेगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड चलिए स्टार्ट। नंबर 1 है, एन इन्वेस्टिगेटर यूजेस टू मैच्ड ग्रुप टू कंपेयर इफेक्टिवनेस ऑफ टू मेथड ऑफ टीचिंग साइंस, सो दिस स्टडी वुड कम इन द मेरिट ऑफ। यानी कि एक अन्वेषक है जो विज्ञान शिक्षण की दो विधियों की प्रभावशीलता की तुलना करने के लिए दो सम्मिलित समूहों का उपयोग करता है। ये अध्ययन किस दायरे में आएगा? सो क्वेश्चन नंबर 1 का आप हम मेरे कराने का जो तरीका है कि सबसे पहले आपको जो इसके आंसर्स लग रहे हैं वो अपने कॉपी पेन पे जरूर लिख लीजिएगा। कॉपी का यूज करिए, पेन का यूज करिए। देन वीडियो के एंड में ये देखिएगा कि आप कितने सही क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तो सीधा सा पता चलना चाहिए कि हम साइंस का स्टडी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पे इस तरह की स्टडी में एक्सपेरिमेंटल स्टडी ही होती है और कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप इज मोस्ट यूजफुल फॉर गवर्नमेंट इन प्लानिंग पॉलिसीज। तो हम पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग के लिए, योजना बनाने के लिए हम किस तरह की रिसर्च पे फोकस करेंगे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह में हम ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक प्रकार की रिसर्च को करेंगे। यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई हैं और दोनों से आपको मैच करना है। फंडामेंटल मूल अनुसंधान, अप्लाइड व्यवहारिक इवेलुएशन मूल्यांकन। तो इस तरह में हम किस तरह का, क्या इनका यूज है। तो जो फंडामेंटल, इसका जो सही आंसर होगा, थर्ड का जो आंसर होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। यानी कि फंडामेंटल में आता है कि हम यहाँ पर जब हमें बेसिक लॉ बनाने होते हैं, यानी कि मूल नियमों की और सिद्धांतों को बनाने के लिए हम मूल अनुसंधान या फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। सो इसका जो सही आंसर होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जब दो वास्तविक द्विबीजपत्री चर समान या विपरीत दिशाओं में एक साथ भिन्न होते हैं, तो इस तरह में कौन सी रिसर्च होगी। तो यहाँ पे फाई कोएफिशिएंट कोरिलेशन होगा। तो when two genuinely dictonomous variable vary together in same or opposite direction, the appropriate measures of indicating relationship. नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y के बीच सार्थक सहसंबंध है। A significant correlation between two variables x and y. तो यहाँ पर हम किस तरह, तो ये that means कि दोनों एक साथ वेरी करते हैं। So x and y vary together. Next question है, in a review process which uses statistical technique to synthesize the result of independently conducted prior study. एक समीक्षा प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से किए गए पूर्व सर्वे के परिणामों को संश्लेषित करने के लिए सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर मेटा एनालिसिस, मेटा विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। कुछ स्टूडेंट को समस्या है कि मेरे ऑप्शन अभी हिंदी में नहीं है, कुछ स्लाइड में नहीं होंगे, उसके बाद हम जो नया बना रहे हैं उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन हिंदी में भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो प्लीज इसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अभी यहाँ पे जो भी मैं ऑप्शन बता रही हूँ उसको मैं हिंदी में जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक अन्वेषक छात्रों के दो समूह का उपयोग करके आंतरिक मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण पर लिंग के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। तो यहाँ इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो एन इन्वेस्टिगेटर वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ जेंडर एंड एटीट्यूड टुवर्ड इंटरनल इवैल्यूएशन बाय यूजिंग टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो इस तरह का किस तरह का स्टडी होगा, तो ये जो स्टडी होगा वो कैजुअल कंपैरेटिव तुलनात्मक विधि होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है और तुलना करके हम उसका प्रभाव देख रहे हैं। Question number 8. Which of the following tools is most appropriate for assessing deeper aspect of
पर्सनालिटी। सो व्यक्तित्व के गहरे पहलुओं का आकलन करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे ज्यादा उपयुक्त है? सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, या फिर समेटेड रेटिंग स्केल, या इंटरेस्ट इन्वेंटरी, या एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि बहुत ही डीपली जाके पर्सनैलिटी को चेक करना है। तो इसके लिए गाइस हम सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट का प्रयोग करेंगे। अब ये क्या होता है? बाकी पूर्ति परीक्षण बोलते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा ताज महल, है ना, ताज महल। अब आपसे कहा कि इसके आगे आप लिखिए, तो दी ताज, और ताज के आगे आपको क्या करना है? लिखना है। तो अब जो आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो कुछ लोग लिख सकते हैं ताजमहल बहुत सुंदर है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कुछ लगते हैं इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। कुछ लोग लिखेंगे कि वहाँ पे अभी बहुत पॉल्यूशन है। कुछ लोग लिख सकते हैं ताजमहल आगरा में है। कुछ लोग, तो यहाँ पर क्या है कि आप जो कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को, ये आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। सो इसलिए सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट के द्वारा हम व्यक्तित्व के गहरे पहलुओं का आकलन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एनालिटिकल रिसर्च, यानी कि जो एनालिटिकल रिसर्च विश्लेषणात्मक जो अनुसंधान या शोध प्रक्रिया होती है, उसका चरण स्टेप क्या होता है। तो इसका स्टेप्स में हमको ये देखना होता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस आप किस तरह से कर सकते हैं? तो गाइस कोई भी रिसर्च करिएगा, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले हमें कॉमन सेंस से इस चीज को देखना है। तो हम सबसे पहले सीधी सी बात है कि रिसर्च का टॉपिक ही सेलेक्ट करेंगे। विदाउट रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट किए हुए, यानी कि शोध जिस पे हम करना चाहते हैं उसका विषय जब तक चयनित नहीं हो जाएगा, तब तक हम किसी भी प्रकार की रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा डी से स्टार्ट होगा। तो डी से जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका 4। तो इस तरह से हमें बाकी चीजें देखनी भी नहीं पड़ेंगी, और इस तरह से हम बहुत जल्दी ही इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी कौन सा कथन जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से संबंधित नहीं है। तो नहीं पे हमें क्या करना है? हमेशा टिक करना है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि घटना उत्तर, यानी घटना घटने के बाद। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है, मान लीजिए किसी रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इस रोड पे एक्सीडेंट बार बार क्यों हो रहे हैं, तो हम उस घटना को रिपीट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि घटना ऑलरेडी घट चुकी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कौन सा इससे संबंधित नहीं होगा? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि घटना यहाँ पर ऑलरेडी घट चुकी होती है। तो यहाँ पे इट इज पॉसिबल टू एक्सरसाइज, यानी कि हम बहुत ज्यादा यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। घटना उत्तर या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो 4 आंसर नहीं हो सकता, बाकी सभी इसके सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है पर्पजिव सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, यानी कि 4 तरह की सैंपलिंग है और इससे हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक या प्रोसीजर को, कि इसका जो प्रोसीजर है क्या होता है। सो ये क्वेश्चन अच्छा है आपके आगे के भी एग्जाम के लिए, कि सपोज आपको यहाँ से ये पता चलता है कि यूजीसी के अकॉर्डिंग इनका करेक्टर ये है, इस सिस्टमेटिक का मतलब यहाँ पर ये है, ये यूजीसी का लैंग्वेज है। तो इसे अगर आप याद कर लेंगे तो उससे क्या रहेगा कि आगे भी ये आपका काम आता रहेगा अगर हमें इसका सही आंसर पता चल जाएगा। 11 का जो सही आंसर होगा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, पर्पजिव सैंपलिंग। यहाँ पर हम यहाँ पर जजमेंट जो है हमारा खुद का रहता है कि हम जिस उद्देश्यात्मक इसको सैंपलिंग या फिर निर्दर्शन बोलते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो सैंपल कलेक्ट करते हैं नमूना, वो हम अपने उद्देश्य के आधार जिस तरह का हमें चाहिए होता है, तो यहाँ पर जजमेंट होकर अपनी तरीके से चूज कर लेते हैं। मल्टी स्टेज में क्या होता है कि जो भी पॉपुलेशन है उसको बहु स्तरीय इसको सैंपलिंग बोलते हैं, तो हम अलग अलग ग्रुप में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग वो जिसमें हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि हम यहाँ पर n/n में डेटा को डिवाइड कर लेते हैं, सिस्टम से यहाँ पे लगा लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्तरीकृत जो अनुसंधान होता है या स्तरीकृत जो सैंपलिंग है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डिवाइड द एंटायर पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स एंड रेंडमली सेलेक्ट द फाइनल सैंपल।
तो चूंकि हम यहाँ पे रेंडम सेलेक्ट करते हैं इसलिए इसको रेंडम सैंपलिंग में रखा जाता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, इसीलिए ये आती है। सो गाइज ये इसका सही आंसर होगा। इनको जरूर लर्न कर लीजिएगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक को आगे आपके काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्चर्स कमिट्स टाइप सेकेंड एरर व्हेन सी ही। एक शोधकर्ता टाइप 2 त्रुटि कब करेगा, तो सेकेंड टाइप की एरर कब होती है, तो सेकेंड टाइप की एरर तब होगी जब हम क्या करेंगे कि दो चीजें होती हैं कि गलत है ना। एक तो आदमी सही है उसको एक्सेप्ट मत करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन गलत को अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। तो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स फॉल्स, यानी कि हम तब भी वो गलत है लेकिन हमने फिर भी उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसे टाइप 2 एरर बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक होती है। जैसे आप इसको याद रखने का तरीका क्या है कि मेडिसिन आप खाते हैं, आप सही मेडिसिन मत खाइए, यानी कि राइट को रिजेक्ट कर दीजिए, राइट को रिजेक्ट, आर आर टाइप 1 हो गया। आर आर का मतलब क्या है कि आर राइट, और राइट को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर होगी। यानी कि सही दवाई थी पर आपने नहीं खाई, कोई बात नहीं है ना, हो सकता है आप अपने आप रिकवर कर जाएं थोड़े बहुत दिन में। पर रॉन्ग को WA, रॉन्ग को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, गलत दवाई खा ली तो ज्यादा नुकसान करेगी, इसीलिए टाइप 2 एरर ज्यादा खराब होती है। तो ये बस फॉर्मूला याद कर लो, RRWA, RR का मतलब टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का मतलब है WA। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वेस्टिगेटर वांट टू कंडक्ट अ स्टडी to ascertain the progress of implementation of RTE Act 2009। तो इनमें से किस तरह का सुइटेबल होगा, तो एक अनुसंधानकर्ता जो वो है RTE अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की प्रगति का पता लगाना चाहता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सोशियोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन रेटिंग स्केल क्या कर सकते हैं। तो किस तरह से रिसर्च आप करोगे, तो हम जब प्रोग्रेस पता करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये प्रोग्रेस पता करना चाह रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं डेली, तो आप कितना अच्छा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं अपनी स्टडी की, तो कैसे करोगे। तो प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चनर का प्रयोग करेंगे, प्रश्नावली का, और प्रश्नावली बनाकर हम सबसे अच्छी तरीके से प्रोग्रेस को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ रिसर्चर यूज टी टेस्ट टू कंपेयर टू मीन्स based on independent sample and found the t value to be significant and 0.05 level। एक शोधकर्ता ने स्वतंत्र नमूनों के आधार पर दो साधनों की तुलना करने के लिए टी परीक्षण का उपयोग किया। तो ये इसको मान को जो है वो महत्वपूर्ण माना गया, कितने स्तर पे, स्तर है यहाँ पे 0.05। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो 0.05 को क्या करो, देखो हमने पॉइंट लिखा, 0 लिखा और 5 लिखा, ये लिखा हुआ है इसके। अब हमें मान लीजिए पॉइंट हटा दिया हमने, तो 0.05 का मतलब क्या है, यहाँ पे 100, 5/100, यानी कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतने जीरो लग जाते हैं, तो 2 डिजिट है तो जीरो लगे, यानी कि 5/100। तो इसका सही आंसर बहुत आसान है निकालना कि यहाँ पे 5/100 that the difference between means has occurred due to sampling error। यानी कि 100 बार जब आप रिसर्च करोगे, 100 टाइम्स जब आप सैम्पलिंग लगा रहे हैं वहां पे टी टेस्ट, तो वहां पे एरर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, ओनली 5, यानी कि 100 में से 5। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a researcher use both t-test and f-test on the same data obtained from two groups, the functional relationship between values of tf if calculated would be। तो एक शोध करता है जो दो समूह से प्राप्त एक ही डेटा पर टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों का उपयोग करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा T² = F। सो 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो जब तक हमारे 50 नहीं हो जाते हम रिसर्च का पोर्शन कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी करें। आपको अगर कोई यहाँ पर इश्यू है तो वो भी बताएं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।